बीजेपी का एक नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, फिर भी हम स्टूडेंट्स को अपना जीवन क्यों अंधकार में जाते हुए दिख रहा है। आपकी सरकार कल भी थी और आपकी सरकार आज भी है, 2014 से बीजेपी ही सरकार है, फिर भी आपके होते हुए नीट स्कैम हो रहे हैं, रिजल्ट ढंग पे नहीं आ रहा है और इतनी कहीं कहीं तो एजुकेशन पहुंच ही नहीं पा रही है देश भर पे। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैं मानता हूं, निश्चित रूप से मैं मानता हूं, बहुत अच्छा प्रश्न है पहली बात। और इसीलिए कोई भी बात अगर हम सरकार में है, 10 साल से हम सरकार में है, तो कई प्रश्न उठेंगे जिसका आप जवाब चाहेंगे, पर रियलिटी से भी हमको वाकिफ रहना चाहिए। आंकड़े यहां पे बहुत दिए गए, एक बार जरा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का आंकड़ा पूछिए इनसे, 58% पे है। एक बार पूछिए कि कितने लोग जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड स्कीम है सरकारी नौकरियों की, मैं भदौरिया जी नहीं बोला था, बीच में आप ही बोल लो, जवाब इनसे ले लीजिए, मैं क्या करूं। देश में जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड स्कीम है जो सरकारी एम्प्लॉइज की, उसमें 7.5 लाख का डेटा बढ़ा है। एमएसएमई की बात कर रहे थे, उद्यम पोर्टल पे 20 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है। उद्यम पोर्टल पे सरकार का एमएसएमई सेक्टर कहां जा रहा है, यहां पर प्रवक्ता जी कहां बता रहे हैं? जवाब दूंगा, ये सच्चाई है। अच्छा। रही दूसरी बात, अभी बात हुई कि क्या हमको ऐसा लग रहा है या फिर पेपर लीक की बात, पेपर लीक पे मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं, पर मैं एक बात जरूर बताता हूं, अगर किसी सरकार ने इस देश की शिक्षा नीति को बदल के जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, कितने बच्चे बच्चियां हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, 40% भी नहीं था, 40%, हायर एजुकेशन में 25%, जो उसको बढ़ा करके अगर कोई सरकार के लेकर के आ पाई है तो हमारी सरकार है। और आज देश के अंदर कोई आंकड़ा आप उठा लीजिए देश के एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, अभी एसबीआई की रिपोर्ट आई है, 10 साल के अंदर 12-12.5 करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं, इनके 10 साल में 2 करोड़ थी। एक सेकंड, जवाब 2 करोड़ थी। जवाब हमें हमेशा हर चीज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जानना चाहिए। 10 सेकंड का जवाब है, 10 सेकंड का जवाब है, 10 सेकंड का। इन्होंने बोला, अब रुक जाओ, अब सुन लो, 10 सेकंड का जवाब है। इन्होंने बोला 20 करोड़ रोजगार हमने दे दिया, एसबीआई का डाटा है 12 करोड़ दे दिया, मतलब 32 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। फिर रैली क्यों टूट रही है जरा बताइए आप। नहीं, फिर 25 वैकेंसी निकलती, लाखों क्यों आते हैं? सुनोगे, जवाब सुनोगे, क्योंकि आप जवाब सुनोगे तो दूंगा, सीधा बोलते सुनोगे तो दूंगा, जवाब देना चाहता हूं, अभी सुनेंगे नहीं, इनकी कमी है, जवाब देना चाहता हूं, सुनेंगे, मैं बता देता हूं, मैं बता, अभी एक्सपोज हो जाएंगे अनुराग भदौरिया आज नेशनल टेलीविजन करने की जरूरत नहीं, बच्चे बता देंगे रोजगार जो रेलिंग टूट रही थी ना, अब सुन लीजिए, आपको एक्सपोज कर दिया, मिर्ची लग गई क्या, मुझे एक्सपोज कर रहे हो आप। जो रेलिंग टूटी ना जहां पर, हमने तो वहां पर जॉब का क्राइटेरिया था एक्सपीरियंस्ड वर्कर। अच्छा, वो अनएम्प्लॉयड नहीं थे। अच्छा, तो उनके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड है वो बेटर जॉब के लिए वहां पे जा रहे हैं और ये लोग ट्विटर पे डालने का काम कर रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं, सब बेरोजगार। क्या बोल रहे हैं? जो एयर इंडिया की नौकरी में सब एक्सपीरियंस वर्कर्स, ये झूठ है, इसीलिए आप लोग एक्सपोज होते हैं। और ये जो 12 करोड़ 20 करोड़ है ना, गूगल कर लीजिए भैया, माफ करो। अरे आप भी बेरोजगार हैं, बाकियों के पास आ जाएगा सबके। बात खत्म। सर, हमारा क्वेश्चन सर आपसे है, सर हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है $2228, सर वो क्यों नहीं बढ़ रही? और वो जो डिफरेंस है कि अमीर और गरीबी का, और वो क्यों नहीं खत्म हो रहा? सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, सर जैसे कि आपने बोला हमारी जीडीपी टॉप 5 में है, लेकिन सर हमारे देश का पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं देश के अंदर, और जीडीपी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? बिल्कुल। सर मेरा सवाल बीजेपी से है। सर ज़्यादातर ये देखा गया है बजट में जो आने वाला चुनाव होता है उसी स्टेट को फायदा मिलता है, तो इसके बजाय इस बार के बजट में जो पिछड़े राज्य हैं जैसे बिहार, क्या विशेष राज्य का दर्जा या पैकेज मिलेगा? और दूसरा सवाल इनसे, अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो आपकी अगला स्टेप क्या होगी? सर मेरा सवाल आपसे है कि वैसे इनको भी अगला स्टेप नहीं पता है। नीतीश बाबू क्या करेंगे ये सिर्फ? सर मेरा सवाल ये था कि आपको अगर पता होगा कि सीयूईटी के पेपर के एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए हमसे 200 रुपए मांगे जा रहे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए। तो सर मेरा ये सवाल था कि आपके देश का जो बजट प्लान है वो क्या हम यूथ से पैसे लेकर बनेगा या फिर क्या है? क्या बात है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि आप बीजेपी पर बोल रहे हैं कि रोजगार कम हो रहा है और एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है, सर आपकी सरकार ने ऐसे कौन से पैरामीटर्स पे काम किया कि हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर बढ़ पाया हमारे देश में? पहले आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, एक और सवाल है। सर मेरा सवाल आपसे है कि जैसे कि हर बच्चा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाता है तो वो एजुकेशन लोन के लिए जाता है, तो वहां पे भी उससे 12% या 11% इंटरेस्ट मांगा जाता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली होता क्या है सिद्धार्थ जी कि हर बच्चा हर क्वेश्चन को चैलेंज कर देगा, ये मानते हुए एक फीस रखी जाती है। फीस को 200
पर क्वेश्चन। तो आप अल्टीमेटली बच्चे के अंदर इतना एंटागोनिस्टिक फीलिंग आप पैदा करते हैं कि जो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर, उसका जवाब दीजिए कि बच्चों से आप फंड करेंगे क्या बजट, ये उनका प्रश्न था। देखिए, काफी सारे प्रश्न आए, मैं सबका जवाब दूंगा। पहला प्रश्न पॉपुलेशन को लेकर के था और फिर यूथ की एक बड़ी संख्या हो गई है, ये हम सब जानते हैं। ये एक चैलेंज है हमारे देश के लिए। हम यंगेस्ट कंट्री हैं दुनिया के, सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन हमारे यहाँ है। देश की आधी आबादी 35 साल से नीचे है, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए उसके हिसाब के, उसके अनुरूप के हमें चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटीज लानी पड़ेंगी, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। यह है पहली बात। दूसरी बात, एजुकेशन बजट को लेकर के बात हुई कि क्या हमारे पैसे से बनेगा, ऐसा एक प्रश्न आया था। एजुकेशन बजट इतिहास के अंदर, दोनों से पूछ लीजिएगा, इतिहास के अंदर 1 लाख करोड़ का मार्क कभी क्रॉस नहीं किया, हमारी सरकार ने किया, कभी क्रॉस नहीं किया। 1 लाख करोड़ का नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अलग से हमारी सरकार ने दिया, उस एजुकेशन बजट के अलग से। ये सब कुछ गूगल पे आप जाकर देख लीजिएगा, सरकार के बजट उठा के देख लीजिए। और अभी जो बजट आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं, बजट आने से पहले पिछली बार के एजुकेशन बजट से ज्यादा इस बार का एजुकेशन बजट होगा, क्योंकि ये सरकार की प्राथमिकता की बात है। रही बात पेपर की, रही बात जो एक क्वेश्चन आपने पूछा, निश्चित रूप से ये जो चीजें मैकेनिज्म में लाई जाती है, सरकारें या फिर ये एक देश का नेतृत्व तय नहीं करता कि उसका क्वेश्चन का 200 रुपए होगा या 100 रुपए होगा। ये मैकेनिज्म लाया जाता है ताकि कोई भी डिफॉल्टिंग अगर या फिर अननेसेसरी क्वेश्चन चैलेंज ना हो, नहीं तो एक बहुत बड़ा नंबर मंत्रालय किस लिए है फिर? नहीं, इसी काम के लिए। देश में कोई भी एग्जाम हुआ है, मैंने कोई अगर एग्जाम लिखा है, उसमें कोई क्वेश्चन गलत है, अगर उसकी फीस नहीं होगी तो हजारों बच्चे कह देंगे ये क्वेश्चन गलत है। एक फीस रखी जाती है ताकि सीरियस स्टूडेंट्स आए। बट एडवाइस टेकन, बिल्कुल हम इस बात को अपनी सरकार में भी उठाएंगे, ये बिल्कुल कम होना चाहिए। आज के दिन में मैं एक बात बहुत ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि जो फॉर्म्स हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म उठा लीजिए, देश के किसी विश्वविद्यालय का फॉर्म उठाइए, या एजुकेशन के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म उठाइए, सबसे कम जो एप्लीकेशन फीस है अगर किसी दौर में चल रही है तो अभी चल रही है कंपेयर टू इन्फ्लेशन। आप नौकरियों का सृजन कैसे करेंगे, जरा जनता जानना चाहेगी। एकदम सिंपल सी बात है, और हम लोग एकदम, आप सभी लोग आधार पे इस बात को समझिए। छोटे छोटे जो बिजनेस ग्रुप हैं, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, एमएसएमई है, यदि इनको हम बढ़ाने का काम करें, इनको सपोर्ट करें, एक छोटा बिजनेसमैन जो है 10 से 15 लोगों को नौकरी देगा। बड़े से बड़े पूंजी वाले लोग जो है, रेशियो यदि देखेंगे तो उसकी वो नौकरी देने की उसकी आज क्षमता है ही नहीं इस देश में। जहां तक बात रोजगार पर और बाकी मुद्दों पर बोल रहे हैं भाई साहब, क्या बात करते हैं आप। सब बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम के फी जमा करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। कोई भी ऐसा विद्यार्थी यहां जो यहां बैठा हो या जो सुन रहा हो, जिसके पैसे जो है वो फी रिटर्न हुए हो आज तक, ये फी की चोरी कर रही है सरकार। मैं प्रोफेसर हूं, मैं पढ़ाता हूं और बच्चों को मैं देख रहा हूं, उनकी हालात क्या है। पॉकेट मनी बचा करके वो फॉर्म फिलअप करते हैं, या घर वाले किस हालत में उनको पैसा दे रहे हैं, उस पैसे को भी चोरी करती है, उसका रिफंड नहीं है आज तक, और फिर उनको एग्जाम देने के लिए अलग से फी देना पड़ता है। ये क्या नाटक कर रहा है सरकार इस देश में। इनको चाहिए था कि उन बच्चों को राहत दिया जाए, ईमानदारी से उस पर कोई कानून बने। अभी भी हम लोग चाह रहे हैं कि एनटीए को ध्वस्त करिए। एनटीए के डीजी पर इन्होंने कार्रवाई कर दी। चेयरमैन क्या कर रहा है, चेयरमैन पर छत्तीसगढ़ में केस चला, मध्य प्रदेश में व्यापक घपले के समय में वो आदमी था, आज वो एनटीए का चेयरमैन है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कोई ना कोई बड़ा इसमें साजिश है, या तो कुछ अच्छे लोगों को उन्होंने जो है ऑर्गेनाइज किया है इनके पार्टी के लोगों को। जी, बजट में क्या अच्छा होना चाहिए, और जो बच्चों ने बहुत सारे विषय उठाए, आपको भी टोका। नहीं, मैं मानता हूं कि जितने प्रीमियर एक तो पूछ रहा था बच्चा कि अगर नहीं पैसे मिले तो कहीं नीतीश बाबू अचानक रात में कालीन तो नहीं खींच देंगे। ऐसी बात नहीं है। शिक्षा को लेकर के हमें भी उम्मीद है कि बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसने उच्चतम संस्थाओं में रिसर्च के लिए पैसे को दुगुना कर दिया था, और प्रधानमंत्री के नाम से एक स्कॉलरशिप मिलता जो हमारे समय मिलता नहीं था। मैं गर्व करता हूं कि आज रिसर्च के स्टूडेंट को अत्यधिक पैसा मिलता है और शोध पहले से अधिक बेहतर है। नीट के चोरी वाले लोग कहां पकड़े जाते हैं? अभी आते हैं उस पर, पटना बिहार। नहीं आते हैं उस पर। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत में किसी भी राज्य में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, दिल्ली हो, एनटीए, किसी का पेपर लीक होना शर्मसार करता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि कितने पैसे लिए, कितने खर्च हुए, 400 करोड़ आए, 300 करोड़ खर्च हुए। सुप्रीम कोर्ट इस चीज को ठीक करेगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। और सरकार से ज्यादा उम्मीद है कि एनटीए को, उन्होंने कहा था धर्मेंद्र प्रधान जी ने कि पूरी तरह रिवैम्प करना पड़ेगा, तो करेंगे, उसको कर देना चाहिए ताकि 24 लाख छात्रों का विश्वास इस केंद्र की सरकार पर फिर से बहाल हो सके, और वो जरूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है कि बिहार का स्पेशल स्टेटस, देखिए 2005 में वो सरकार में आए, विकास दर बिल्कुल कुछ नहीं था। आज बिहार तीसरे पायदान पर है। गांव गांव सड़क, गांव गांव बिजली है,
शिक्षा है, नल का जल है, हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो हम केंद्र सरकार से चाहेंगे कि 16वें वित्त आयोग को जो हमारी लंबित मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो हम खुश होंगे। बिहार को एक प्रदेश जो पिछड़ा है उसको विकसित करने में अगर केंद्र साथ देगा, इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि जो थोड़ा पीछे उसको थोड़ा अधिक पैकेज तो देना पड़ेगा आपको। बंटवारे के बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं, सारे माइन, सारे उद्योग सब झारखंड चले गए, और उसमें वादा था कि मिलेगा, नहीं मिला। उम्मीद करते हैं इस बार मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, आप खाली पुल इधर देखिए, नौकरी कैसे पैदा करेंगे वही वो बता रहा हूँ, ज्ञान मत दीजिए। नहीं ज्ञान नहीं, उनको तो खाली इतना बता रहा हूँ भाई, पुल गिरने से रोक लेना, बात बाकी सब ठीक है। देखिए सवाल, अब चुप रहिए, अब मुझे बोलने दो, मैं आपके बीच में नहीं बोल। अरे चुप रहिए, चुप रहिए, अरे चुप रहिए, आपके बीच में। मैंने कहा कि अगर एक मिनट रुक, आपने देखा आज उत्तर प्रदेश के अंदर में, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को बता दूं कि अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाओ, जो पहले 500 रुपए में, 1000 रुपए में हो जाता था रजिस्ट्रेशन, अब 3500 रुपए में होता है, कहीं 2500 रुपए में होता है। और गरीब घर के बच्चे हैं, वो एलएलबी में एडमिशन ही नहीं ले पाते। वो हम लोग से आके मिलते हैं, कहते हैं इतनी ज्यादा फीस बढ़ा दी, मैं एडमिशन कहां से ले लूं? अगर आपका बजट आ भी जाएगा तो आपके बीच वाले खा नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? हर बार बजट तो बढ़ता है, लेकिन बढ़ने के बाद गरीब बच्चों के पास तो फीस आप उतनी ही ले रहे हैं, उनके लिए आपने क्या सुविधाएं दी है बता दीजिए। बिल्कुल नहीं पता है, नहीं आपको बिल्कुल नहीं मालूम है। मेरी बात चुप रहिए, आपको क्या मालूम है? पढ़ाई की मुझे नहीं पता, मुझे स्कॉलरशिप मिला हमेशा, आपको नहीं मालूम है। झूठ बोल रहे हैं, मुझे पीएम स्कॉलरशिप मिला, सदर मिला, लॉ मिला। आपको जब मालूम नहीं बात बोल दीजिएगा, बीच में नहीं बोला। सत्यप्रकाश इधर देखिए, इनके पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि ये पुल गिरने से बचा नहीं पा रहे, तो छटपटा। नौकरी कैसे सृजन होगा बताएं? नौकरियां कैसे? बता रहा हूँ ना, इनकी जिम्मेदारी बनती है। सुनिए मैं बता रहा हूँ, जो ये नहीं कर पाए, जब हमारी सरकार थी, मैं बताता हूँ इसको, सैमसंग की जो मोबाइल की इंडस्ट्री फैक्ट्री थी, ये हम लोग लेके आए। HCL हम लेके आए उत्तर प्रदेश के अंदर में, इनकी डबल इंजन की सरकार है। आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर में HCL हम लखनऊ में लेके आए, तो आप और इंडस्ट्री के IT कंपनी क्यों नहीं ला सकते? एक IT कंपनी आप लेके नहीं आए आप लखनऊ के अंदर में, या लखनऊ के इर्द गिर्द के अंदर में। सुन लीजिए, सृजन तो इसी से होगा ना, आप इंडस्ट्री बैठाओगे तो सृजन होगा ना। आप इंडस्ट्री बैठाते नहीं हो, MSME को आप MSME जाइए, आपके ऑफिस में चले जाइए, सन्नाटा छाया रहता है, वहां खोजे लोग नहीं मिलते। लेकिन आपके यहाँ पूछो तो पता क्या कहते हैं पेपर में? 15 लाख करोड़ हम इन्वेस्टमेंट लेके आए। सुने मेरी बात, आपके बीच में नहीं बोला। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सबमिट कराते हैं, 15 लाख करोड़ का नारा देते हैं, 15 लाख करोड़ है, फिर दूसरी बार बोलेंगे अब 30 लाख करोड़ आने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं, 15 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, 1 करोड़, पता नहीं कहां से कितने लाख करोड़ बोल देते हो, कहां इन्वेस्टमेंट है? जरा बताइए आप उत्तर प्रदेश के अंदर में। अगर आप 15 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट लेके आए होते तो हर डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्रियां खुली होती, लोगों को रोजगार मिलता। छोटा सा सिर्फ, चूंकि आप करेक्शन करना चाह रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या गलत कहा उन्होंने? मैं आपको एक करेक्शन करना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों से हर विश्वविद्यालय गरीब छात्रों के लिए फी नहीं लेता, उनको स्कॉलरशिप देता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं है। स्कॉलरशिप सुन लीजिए, स्कॉलरशिप आती नहीं है, बेचारे 7 साल तक इंतजार करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, साल भर नहीं आती, मैंने मिलता है।